अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावहीद में आप सबको खुशामदीद। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। इस वेब डेवलपमेंट के जर्नी के अंदर हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है कि और वेबसाइट वर्क कैसे करती है, हाउ दी वेबसाइट वर्क, कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है, और किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना हम करेंगे, ठीक है, या करना पड़ता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम कैसे जो है अपनी वेबसाइट को कैसे हम अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। सबसे पहले जो हम वेब डेवलपमेंट इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम वेबसाइट को बनाना देखते हैं या वेब एप्लीकेशन को। ठीक है, और ये बेसिकली काम क्या करती हैं वेबसाइट, या तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करती हैं, सपोज़ कर लें न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है, डॉन न्यूज़ या न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई भी आप ले लें, तो वो क्या है कि वेबसाइट है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से एक वेबसाइट है हमारे पास अमेज़ॉन। ठीक है, अब अमेज़ॉन होगी या दराज होगी, ये क्या करती हैं, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कैसे करती हैं, ऑनलाइन करती हैं हमें सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है, तो वेबसाइट दो मतलब या तो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या हमें कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए के हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास जो फ्रंट एंड होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, वो किस पे बनता है, या तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो है हम उसका फ्रंट एंड बनाते हैं, यानी कि जो उससे वेबसाइट जो आप देख रहे होते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास बैकएंड में बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड लॉजिक्स लगती है और उसके अंदर इस्तेमाल होता है डेटाबेस का कि हमारा डेटा जो है कैसे सेव हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, और इसके साथ साथ बैक एंड, यानी कि हमारे फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है और बैक एंड पे क्या हो रहा है, जो जिसको दोनों काम आते हैं, फ्रंट एंड पे भी आता है और बैक एंड पे भी आता है, वो कहलाता है हमारा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, और इसके नाम कौन कौन से एडिटर्स और टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ये जो वेबसाइट होती है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, आप कोई भी अपनी फेवरेट वेबसाइट गेस कर लें। सपोज़ कर लें मैंने अपनी की है www.donnews। ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट जो है गेस कर ली है। ठीक है, अब ये जो मैंने वेबसाइट गेस की है www.don.com, ये मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, क्रोम ब्राउज़र पे या मोज़रेला या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, और वहाँ से जाके आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट देंगे, मतलब आप ये लिखकर सर्च करेंगे, तो या कोई भी वेबसाइट आप लिखकर सर्च करेंगे तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, हमारी सर्वर के पास जाती है। ठीक है, ये है हमारा पास सर्वर के पास जाएगी, और अब सर्वर के पास जाएगी और फिर सर्वर क्या करता है, उसका हमें क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, फिर सर्वर हमें उसका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब सपोज़ कर लें मैंने ये न्यूज़ वेबसाइट सर्च करी, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर क्या करेगा, उस मुझे दिखा देगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक, और वो वेबसाइट मुझे खोल के दे देगा। अब इसमें डेटाबेस का क्या रोल होता है, आइए देखते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, हमारी समटाइम रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस के पास। ठीक है, और वो किन सूरत हाल में जाती है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लें, डेटाबेस होता है जहाँ पे हमारा डेटा जाके क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, अब डेटाबेस जो है हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है SQL बेस और एक होता है NoSQL। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। SQL में क्या होता है, हमारा जो डेटा जो है वो सेव होता है टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है हमारा डेटा सेव। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक और तरीके से हम डेटा सेव करते हैं, वो है हमारे पास NoSQL। ठीक है, अब SQL के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है, और NoSQL के अंदर क्या होता है, हमारा क्यूरीज के ज़रिए डेटा सेव होता है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मैंने एक लोगो लगाया है MySQL का। ठीक है, ये एक डेटाबेस है जिसका नाम हमारा डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लोगो लगाया पत्ते का, इससे हम बेसिकली कहते हैं MongoDB। ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा जो है वो क्यूरीज के ज़रिए सेव होता है, जहाँ जो आपको ऊपर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। अब क्या होता है कि सपोज़ कर लें मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और अपनी रजिस्ट्रेशन कराता हूँ। ये सपोज़ कर लें आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप साइनअप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी वहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी क्लास या डिपार्टमेंट क्या है, और ईमेल और एड्रेस क्या है। फिर आप क्या करते हैं, साइनअप करते हैं, फिर आप उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो जो आपका डेटा जो आप इसको देते हैं और उसके बाद साइन इन करते हैं, वो डेटा जाके कहाँ होता है, हमारा डेटाबेस के अंदर सेव होता है।
ठीक है। वो डेटा जो आपके डेटाबेस में सेव होगा वो कुछ इस तरीके से होगा टेबुलर फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, एक माज है और एक मरियम है। इसने क्या करें, ये 12वीं क्लास के तालिब इल्म में दोनों, और इन्होंने क्या करा, अपना जेंडर सेलेक्ट किया और कोर्स सेलेक्ट किया है, और अभी लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो ये आपका डेटा जो है ये टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली क्या करा है, एक यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर, जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने अपना अकाउंट बनाया था या रजिस्टर्ड हुआ था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे अपना ईमेल लिखा और पासवर्ड लिखा और अब साइन इन कर दिया। अब मैंने साइन इन करा तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, किसके पास जा रही है, सर्वर के पास जा रही है। अब ये रिक्वेस्ट मेरी सर्वर के पास गई है और सर्वर के पास से ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे डेटाबेस के पास। क्योंकि यहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड दिया है। अभी चेक करेगा कि हमारा ईमेल और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। अगर इस नाम का कोई ईमेल या पासवर्ड हमारे इस डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, हमारा डेटाबेस रिस्पॉन्स करेगा और फिर सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा और हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ हमें प्रोवाइड। अब बेसिकली क्या, ये मैंने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखा और साइन इन किया। मेरी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास से गई डेटाबेस के पास, और डेटाबेस ने चेक करा कि इस नाम का यानी इस ईमेल नेम और पासवर्ड का कोई मेरे पास है या नहीं। ये चेक करेगा और चेक करने के बाद क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्ड करेगा। ये रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर को और फिर सर्वर किसे रिस्पॉन्ड करेगा, हमें करेगा। ठीक है, और हमें हमारा अकाउंट ओपन करके दे देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वेबसाइट के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास डोमेन होगी, IP एड्रेस हो गया और होस्टिंग होगी। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, आइए अब इसको देख लेते हैं। सपोज़ कर लें मैंने लिखा www.don.com, तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है, ब्राउज़र के ऊपर से जा रही है। ब्राउज़र किसे कहते हैं, क्रोम को कहते हैं, या जो भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल कर रहे हो, या वो आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब सर्वर यार जो है आपकी रिक्वेस्ट को डायरेक्टली नहीं समझता, मतलब आपने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या हमारी ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है ना www.don.com, ये बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन फ्रेंडली है और ये आपका डोमेन नेम है। क्या है, डोमेन नेम। आपका डोमेन नेम क्या है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए। ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस फॉर वेबसाइट का ह्यूमन फ्रेंडली नेम या एड्रेस जिसे ह्यूमन जो है, इंसान जो है बासानी याद कर सके, हम लोग ऐसा ही नेम रखते हैं। जैसे www.don.com, यही हमारी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब क्या होगा कि सर्वर जो है इसको डायरेक्टली नहीं समझता। सर्वर के अंदर एक होता है DNS, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारी डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, IP एड्रेस के अंदर। IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारा सर्वर IP एड्रेस को समझता है। अभी IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा IP एड्रेस, द न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ सर्वर होस्टिंग दी वेबसाइट। इसके न्यूमेरिक एड्रेस होता है, यानी कि हमारे नंबर्स की फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये आपके इस जो डोमेन नेम है इसको लेगा और उसे अपने ज़बान के अंदर कन्वर्ट करेगा। जैसे इसने यहाँ पे कर लिया है 192.0.2.1, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सर्वर के अंदर समझ लो एक ट्रांसलेटर है जिसे हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि हमारे डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, ताकि हमारा सर्वर उसे समझ सके। ठीक है, उसके बाद आती है होस्टिंग की। अब होस्टिंग क्या है और होस्टिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सपोज़ कर ले मैंने अपनी वेबसाइट बना ली है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट या ई-कॉमर्स या कोई स्टोर बना लिया। ठीक है, अब क्या है, अब उसको ऑनलाइन करने के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है उस पर, ताकि हमारी वेबसाइट जो इंटरनेट पर ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, और कोई भी उसे सर्च कर सके, उसे यूज़ कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। उसकी भी हमारे मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हम जो है, यानी कि वेबसाइट है जहाँ से हम उसकी परचेजिंग करते हैं, और चीप परचेजिंग होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, वो हम आगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर परचेज़ करना भी देखेंगे। हाउ वेबसाइट वर्क। अब सवाल ये होता है कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। इमेजिन यू आर विजिटिंग फेवरेट वेबसाइट, आप अपनी फेवरेट वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। सपोज कर लें मैंने यहाँ पे, ये मैं बेसिकली रिव्यू कर रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, मैंने वेबसाइट को क्या करा, सर्च करा, मेरी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, और सब अगर इसमें डेटाबेस का कनेक्शन करोगे, डेटाबेस के पास जाएगी, डेटाबेस को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, पर जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रिक्वेस्ट हमने क्या किया, www.don.com। ठीक है, पर होता क्या है कि इसके नाम हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारी कन्वर्ट करता है हमारी होस्टिंग को
हमारे डोमेन नेम को किसके अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर, ताकि ये सर्वर समझ सके। बस ये इतनी सी चीज़ है, ये हमने रिवाइज कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अब वेबसाइट जो होती है हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है कोडिंग विथ कोडिंग वेबसाइट और एक होता है विदाउट कोडिंग वेबसाइट। विथ कोडिंग वेबसाइट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन, मतलब इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, ठीक है। वाइल अगर आप बनी बनाई जो हमारे वेबसाइट होती हैं विदाउट कोडिंग, जैसे कि हमारे पास wix.com होगी या वर्डप्रेस होगी, उसके अंदर ज़्यादा जो है हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये थोड़ी सी यूनिक होती है, ये यूनिक नहीं होती। और जो कोडिंग के जरिए वेबसाइट हम बनाते हैं वो होती है फास्ट, जब उसे इस्तेमाल करेंगे वो उसको इस्तेमाल करना फास्ट होगा, उसकी इफ़िशेंट होगी, वो फास्ट होगी, ठीक है। वाइल अगर विदाउट कोडिंग वेबसाइट जो हम बनाते हैं वो क्या होती है, स्लो होती है। अब जो कोडिंग के ज़रिए हम वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर जो है बेसिकली लेस कोड लगता है, हम जो चीज़ काम की है ना खाली वही लगाते हैं। जो विदाउट कोडिंग वेबसाइट है उसके अंदर जो है हमारे पास अननेसेसरी कोड होता है। कल समटाइम हमें बनी बनाई वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस करनी होती है, ठीक है, तो उसके समटाइम हमें कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोड जो है ना हमें मसला करता है फिर बाद में, मतलब उसके ना उस कोडिंग में चेंजिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा कोड लिखा होता है। इसके साथ साथ हमारे पास होती है हाई एसईओ रेटिंग। एसईओ किसको बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, मतलब आपने वेबसाइट बनाई है, उसको आपने रैंक करना है कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप कोई भी सर्च करेंगे, ऑनलाइन शूज़ आप सर्च करेंगे तो आपके पास बेतहाशा जो है वो आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। पर जो फर्स्ट पेज के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होता है, कोई भी वेबसाइट दिखाई दे रही होती है, वो कैसे दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसकी एसईओ अच्छी हुई होती है, उस यूज़र ने अपनी वेबसाइट की एसईओ की हुई होती है, इसलिए उसकी वेबसाइट जो है पहले पेज के ऊपर आपको दिखाई दे रही होती है। वाइल अगर आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट जो बनाते हैं विक्स पे या वर्डप्रेस वगैरह पे, तो वहाँ पे जो है उसकी एसईओ जो है थोड़ी सी वो होती है, मतलब उसकी एसईओ करने के बाद भी ना वो ज़्यादा रैंक नहीं करती, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कोडिंग वाली वेबसाइट होती है उसको रैंक करना हमारे पास आसान होता है, उसकी हाई एसईओ बआसानी हो जाती है। बट अब बात करते हैं इस कोर्स में हम लोग क्या हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर पहली चीज़ है जो हम देखेंगे कि वेबसाइट बनती कैसे। ये हम आज के इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम अभी इस पूरे जो हम वेब डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नाम क्या क्या देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे HTML। सबसे पहले हम HTML सीखेंगे कि HTML क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है उसका बेसिक स्केलेटन होता है या स्ट्रक्चर होता है, बेसिक बुनियाद जो होती है वो होती है HTML, ठीक है। अब जो CSS होती है वो क्या होती है, उसके अंदर स्टाइलिंग कर देना, किसी भी वेबसाइट के अंदर कलरिंग कर देना, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइलिंग वगैरह सारी किस्म आती है CSS के जरिए आती है, CSS में आती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जो जावास्क्रिप्ट जो है ना इसके अंदर वैसे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम एनिमेशन लगाना और उसको यानी कि वर्क करवाना, यानी कि उसके अंदर जान भर देना। सपोज कर लें ये स्केलेटन है, ठीक है। अब इसको हमने कपड़े पहना दिए, इसको अच्छा सजा दिया, अब हमने क्या करा, इसके अंदर जान भर दी, ताकत भरी। अब ये वेबसाइट ऐसी होगी कि कोई भी काम करा सकते हैं। जब उसके बाद आप कोई क्लिक करते हैं तो क्या परफॉर्म हो, अगर आप वहाँ, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें कहना फंक्शन वगैरह जो भी होते हैं वो सारे हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो HTML क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। CSS क्या है, कलरिंग है, स्टाइलिंग है, ड्रेसिंग है हमारी वेबसाइट की। और जावास्क्रिप्ट क्या है, उस वेबसाइट को एक्शन के अंदर लाना, उसके अंदर ताकत बढ़ना, जान बढ़ने को हम बोलते हैं, के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। अब हम लोग इस कोर्स के अंदर बेसिकली जो जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है VS कोड, ठीक है। VS कोड क्या है, हमारे पास एक एडिटर है और ये एडिटर बहुत इफ़िशेंट है, बहुत अच्छा है इस्तेमाल करने में, इजी टू यूज़ है, इसलिए हम इस एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग जो है क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि हम जो वेबसाइट VS कोड के ऊपर बनाएंगे उसको हम ओपन कहाँ करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर करेंगे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र के ऊपर हम उसे ओपन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है डेवलपर टूल, वो भी हमारे पास क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आएगा। जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो सबसे आखिर के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। ये जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। इसी तरीके से गिट और गिटहब का इस्तेमाल हम करना सीखेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है,
ठीक है। अब मैं वो किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो हम किस तरीके से करते हैं, गिटहब के ज़रिए से करते हैं। सपोज़ के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई किसी क्लाइंट के लिए, वो यूके में बैठा हुआ है, तो मुझे उसको उसकी वेबसाइट जो मैंने उसके लिए बनाई है उसका कोड उसके साथ शेयर करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो गिटहब के ज़रिए करूँगा। गिटहब पे जाऊँगा, एक रिपोजिटरी बनाऊँगा, वहाँ पे अपने कोड को पुश करूँगा और फिर उसे एक्सेस दूँगा उस रिपोजिटरी की, ताकि वो अपने कोड को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये सब है हमारे इस कोर्स का हिस्सा। ठीक है, ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा, ठीक है, ताकि हम गिटहब के ज़रिए जो है अपना कोड जो है इसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल से, इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इस तरीके से अगर आप लोग और भी मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावत को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर हमारा फेसबुक पेज है तलावत CS वाले के नाम से, अगर आप लोग वो देखेंगे तो आपको उससे भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आगे मुस्तकबिल के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।